नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड के इस एपिसोड में। काफी हफ्ते हो चुके हैं आप और हम मिल नहीं पाए इस पर्टिकुलर सीरीज में, इसी वजह से 2 वीक दैट इज द 3rd and the 4th वीक ऑफ जून को हम कवर करने वाले हैं इस एपिसोड में, जहां पे अगेन इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ईरान इजराइल के बीच में वॉर हो गया, डीआरसी के साथ रुवांडा का पीस डील हो गया, यूएस में तो चल ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक स्नैपशॉट की तरह कवर करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट जगह है, कुछ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उन पे थोड़ी सी ब्रीफ टचअप भी करने वाले हैं। बट सबसे ज्यादा जो फोकस रहने वाला है वो ईरान इजराइल के ऊपर रहने वाला है। आई एम श्योर आप सभी को सारे डिटेल्स पता ही होंगे, बट आई वांट टू कम फ्रॉम द न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव, आई वांट टू कम फ्रॉम द IAEA पर्सपेक्टिव, क्योंकि पूरे इंसिडेंट में बहुत सारे पहलुएं हैं, बहुत सारे पीसेस ऑफ द जिग्जॉ पजल है, जो कि अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच में तो बहुत पुरानी दुश्मनी है। ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी कोई नई है या ईरान पहले न्यूक्लियर नहीं बन रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा, तो सडनली क्या हुआ। एक्चुअली में एक IAEA का रिपोर्ट से सब कुछ शुरू होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हुए कवर करेंगे पूरा डेवलपमेंट क्या हुआ एंड फाइनली पीस डील क्या है एंड क्या क्या स्टेटमेंट्स रिलीज हुई हैं उस पर थोड़ा नजर रखने वाले हैं। सो यहाँ पे एज आई सेड द 3rd and the 4th वीक ऑफ जून विल बी कवर्ड। अगले एपिसोड में आई विल कवर द 1st वीक ऑफ जुलाई सो दैट एक कंटिन्यूटी रहे। बहुत अगेन एज आई सेड काफ़ी समय हो चुका है हम मिले हुए, तो दैट इज द रीजन वाई विल डू 2 वीक्स एंड विल क्लब इट। आप मुझसे जुड़ सकते हो, ये PPT आपको मिल सकता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में। टेलीग्राम में तो मैं कोई भी डाउट भी होता है तो आई गेट बैक एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आई विल एड्रेस इट। आते हैं सबसे पहले न्यूज पे, जो कि है चाइना और सेंट्रल एशिया के समिट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो मैं PPT बनाई हूँ इट इज मोर कंटेंट बिकॉज कई सारी चीज़ें हैं जो कि उस पर्टिकुलर समिट में हो या वॉर के समय हो या कोई स्टेटमेंट्स हो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही कंटेंट है इस पर्टिकुलर PPT में। यूजुअली इतना कंटेंट नहीं रहता, फोटो वोटो भी रहता है, बट इस पर्टिकुलर PPT में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर मैं आई ऑल्सो ड्रॉ योर अटेंशन, ताकि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप ऐड कर लें। आते हैं पहले न्यूज़, सेकेंड चाइना एंड सेंट्रल एशिया समिट। तो ये हुआ था 16 जून को। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अराइव्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान टू अटेंड द 2nd चाइना सेंट्रल एशिया समिट। कौन कौन अटेंड किया था? प्रेसिडेंट्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया का भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ समिट होता है, बायलैटरल समिट है, राइट। बट इस साल 2025 में वो हुआ नहीं अभी तक। 17 जून को चाइना inked द ट्रीटी, लेट मी draw your attention to these particular thing. So treaty on eternal neighborliness, friendship and cooperation, ये नया ट्रीटी चाइना ने साइन किया है with the C5 countries। ये अंडरलाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी एंड द इनवायलेबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स। According to China's foreign ministry statement, in bilateral meetings with the regional leaders, President Xi called for expanding cooperation in natural gas, minerals, international railway and law enforcement. He pledged $208.86 million to grant assistance to Central Asian countries to support their livelihood and development. उनको इतनी जरूरत नहीं, उनके पास नेचुरल गैस काफी ज्यादा है, बट तभी भी इट्स लाइक दैट्स व्हाई यू सी मिलियन दिया जा रहा है, छोटा मोटा अमाउंट है। He called for more cooperation in areas including trade, minerals and agriculture. He discussed the progress, ये important है, द चाइना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है ये BRI का पार्ट है। सो चाइना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान, एंड द समिट लेड टू द लॉन्च ऑफ 3 न्यू कोऑपरेशन सेंटर्स फोकस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन एक्सचेंज एंड डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल। अब अपने एटलस में ओपन अप द मैप ऑफ सेंट्रल एशिया एंड यू विल सी दैट अगर देखा जाए तो जो कि BRI जा रहा है उसमें चाइना से द रोड वाज सपोज्ड टू गो वाया किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान एंड इट वाज सपोज्ड टू गो उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान, राइट। नाउ द रेलवे इज गोइंग टू
ब्रिज दैट डिस्टेंस शॉर्टर, टाइम टेकन विल बी शॉर्टर। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है, ताजिकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ताजिकिस्तान में इंडिया का एयरबेस है एंड ताजिकिस्तान हैज बीन नॉट अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ चाइना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हाँ हाल ही में पाकिस्तान के लीडरशिप वहां पे विजिट किए थे। उस समय पे ताजिकिस्तान had actually indicated that it is ready to be friends with China and Pakistan. So if you look at it, Tajikistan is part of Central Asian Summit, but कोई ऐसा major development या major project नहीं हो रहा है, right? Coming back, President Xi stated that China is ready to share development experiences in area like latest technological advances, digital infrastructure connectivity, AI, and foster new quality productive forces with the Central Asian countries. Bilateral talks भी हुई हैं आपका BRI को लेके। मैंने जैसे कहा कि ये जो रेलवे है चाइना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे इज पार्ट ऑफ द BRI, एंड वांग ई ने कहा है कि 2025 एंड 2026 has been designated as years of quality development of China Central Asia cooperation. ठीक है, तो ये 2025-26 में there will be a push by China to engage with these countries as part of high quality development of China Central Asia cooperation. जो थर्ड समिट है वो 2027 में होस्ट करे चाइना करने वाला है, राइट? सो ये भी डेट फाइनल हो चुका है। सो अभी इट्स ऑलरेडी चाइना सेंट्रल एशिया समिट हैज हैपेंड, but India wala summit has not yet taken place. Maybe by the end of this year you will see some development happening on that. अब यहां से कुछ टेकअवेज लेते हैं। एक, फर्स्ट कि बीजिंग ने होस्ट किया था इनॉग्रल चाइना सेंट्रल एशिया समिट इन मई 2023। तो 2023 में हुआ था, 2025 में हुआ अभी, उसके बाद 2027 में होने वाला है। उसमें भी सारे 5 कंट्रीज ने अटेंड किया था। And it was based on 4 principles: mutual assistance, common development, universal security and everlasting friendship at the summit. इस बार ट्रीटी भी साइन हो चुका है। Second significance is of course the BRI, and जैसे कि मैंने कहा कि चाइना उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर्टिकुलर BRI के लिए। And the third is about the trade relations. If you look at the trade numbers, as per China's General Administration of Customs trade between China and Central Asia reached 94.8 billion in 2024. It marked an increase of 5.4 billion USD year on year. So काफी तेजी से ट्रेड बढ़ रहा है between Central Asia and China. Apart from that, if we just give you some numbers, Kazakhstan के साथ जो ट्रेड हुआ है, imported goods from China was 15 billion, while exports to China was around 18 billion. So the numbers have been really booming when it comes to China and Central Asian countries, the 5 Central Asian countries. And जैसे ही ये railway link आ जाएगा, BRI kind of kicks off in a proper way, the trade numbers are definitely going up. And with that, the interconnectedness of Central Asia and China will increase. तो इंडिया को भी INSTC पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। INSTC को जल्दी ही किक ऑफ करके ट्रेड को ज्यादा उसको पुश करना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर अगेन गोइंग टू बी डूइंग द कैच अप फॉर वी ऑलवेज डू, वो चीज फिर से होने वाला है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव वी शुड हैव द समिट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड समिट के बाद हमें INSTC पे फोकस करना है, बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज व्हाट दे वांट इज जस्ट ट्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आते हैं G7 समिट में 15 से 17 जून में हुआ था। दैट इज कनाडा होस्टेड द 51st ग्रुप ऑफ 7, एंड यहाँ पे यूएस डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ही डिसाइडेड टू लीव अ डे अर्ली। उस समय पे कहा गया था कि ही हैज लेफ्ट बिकॉज ऑफ द ईरान इजराइल वॉर, बट वी ऑल नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज प्लानिंग यूएस एंट्री टू द वॉर। उसके बाद 16th को the leaders of G7 signed a joint statement stating that Iran can never have a nuclear weapon. Now this is a very important thing कि ईरान को clearly बोला गया है कि भाई Iran as a country can never have, right? They are okay with other countries, North Korea. They're okay with some other countries like Saudi Arabia, kind of pushing for a nuclear weapon. But Iran के लिए they are pretty clear that ये नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे कि
if we see G7 countries, India is not a member of G7, but India has been invited. उस पर भी क्वेश्चन किया गया था कि क्यों इंडिया को इनवाइट किया जाता है हमेशा, बट कनाडा वाज प्रीटी क्लियर दैट कनाडा वांट्स इंडिया टू बी देयर because of the fact that it's the fifth largest economy. And when you're talking about G7 countries, how can you leave behind the fifth largest economy? Okay, तो 16 जून में और एक क्या हुआ है कि यूके एंड यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो गया है जहां पे कुछ ट्रेड बैरियर्स हटाई जा रही है. 16 जून को ट्रंप ने अपोज किया द डिसीजन टू एक्सक्लूड रशिया फ्रॉम द फॉर्मर ग्रुप ऑफ 8. कहा कि भाई 2014 में जब ये रशिया को निकाल दिया गया था आफ्टर it annexed Crimea, it was a wrong move to do. This was a big mistake. Russia should have been part of the G7 उस समय में G8 countries. ये गलत है कि रशिया को उस समय पे निकाला गया. In other words, he's indicating कि G7 को फिर से G8 बना के रशिया को वापस बुलाया जाए. On 17 June, the chairman's summary highlighted that the G7 have expressed support for President Trump's effort to achieve a lasting peace in Ukraine. They acknowledged that Ukraine has committed to an unconditional ceasefire and they admitted that Russia should do the same. So basically putting pressure on the Russia-Ukraine, both the sides to have a ceasefire at the earliest. US को appreciate किया गया. I think it's high time that Donald Trump should just be given a Nobel Prize and get it done with. But ठीक है, statements आ रही हैं. Let's see how it is done. On 17 June, G7 welcomed other heads of states which are not members of G7. such as South Africa, Republic of Korea, India and Australia. ठीक है, तो ये सारे इनवाइटेड कंट्रीज थे आपके G7 समिट में. अब कुछ और टेक अवेज लेते हैं इस पर्टिकुलर समिट के. सबसे पहला है ग्रुप ऑफ 7. इट इज एन इनफॉर्मल फोरम ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूके, जो कि एनुअली मीट करता है. इन 2024, दैट इज द प्रीवियस G7, उस समिट में सपोर्टिंग यूक्रेन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बूस्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजों पे फोकस किया गया था इन द प्रीवियस G7. प्लीज माइंड इट, यहाँ पे ना चाइना है ना इंडिया है, बट सो इट इज बेसिकली अ वेस्टर्न कंट्री प्लस जापान हम कह सकते हैं, राइट? Okay, the summit aims to build stronger economies, address issues of peace and security, and cooperate with international partners. Second, G7 summit पे इस बार the focus was all about Israel-Iran conflict. इस पे ज़्यादा I'm also going to detail out कि क्या था conflict, क्यों है and everything. But G7 में पूरा चर्चा ही इसी टॉपिक पे हो गया. Third, because Donald Trump talked about Russia's exclusion from the G8, उस पे भी बात हुआ है कि क्या हम G7 को फिर से G8 बना लें अगर रशिया इस सीजफायर को मान लेता है. क्या रशिया कैन रिटर्न बैक टू द फोल्ड्स ऑफ G7? तो इस पे भी बात किया गया है कि भाई देयर हैज टू बी वे आउट अदर देन दैट कि भाई आप रशिया को कंप्लीटली एक्सक्लूड करके एक सेंटर ऑफ पावर, क्योंकि इसी से फ्रिक्शन बनेगा एंड जितना आप रशिया को दूर करोगे रशिया उतना चाइना के पास जाएगा और ये एक्सेस बहुत डेंजरस हो जाएगा फॉर द G7 कंट्रीज. फोर्थ है ऑफ कोर्स यूएस यूके ट्रेड नेगोशिएशंस, जो कि कई साल से चल रहे हैं बट अब जाके फाइनली नेगोशिएशंस का मोमेंटम गेन हुआ. एक मेजर एग्रीमेंट आया जहां पे कुछ ट्रेड बैरियर्स एज आई मेंशन हटी है. सो आज के दिन में यू नो दैट अ लॉट ऑफ ट्रेड डील्स आर बीइंग साइंड, especially because US has started putting pressure on Donald Trump कि अगर आपने ये trade deals नहीं की हैं तो immediately US is going to put extra tariff. Already आज के दिन कई countries का list आ चुका है जहां पे tariffs लगने वाली हैं अगर trade deals नहीं होने वाला है. So already this has been in focus. आते हैं next about China's nuclear arsenal. SIPRI, which is the Stockholm International Peace Research Institute, उनके रिपोर्ट के हिसाब से चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर कंट्री. एज पर द रिपोर्ट, चाइना हैज एडेड 100 more warheads to its nuclear stockpile each year since 2023. So SIPRI के accordingly there could be several factors behind the rapid warhead buildup, including President Xi Jinping's call that China must be world-class military power by the middle of the century. तो अभी at this point of time ये भी बोला जा रहा है कि इन अ डिकेड चाइनाज ICBMs मतलब आर्सेनल इज रेडी टू बी मैच इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू रशिया और यूएस का पावर विद इन अ मैटर ऑफ 10 years और अ डिकेड.
In other words, China is basically gearing up for a military standoff. Again, 100 warheads, 200 warheads, या साथ में 100 warheads तो यूज नहीं होने वाला है. But the point being that you are using or creating these warheads for deterrence. But deterrence maybe you know that you might have to use these warheads at multiple locations for the deterrence to work. मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड, इट इज अ वेपन ऑफ पीस. यू आर बेसिकली थ्रेटनिंग द कंट्री, यू आर यूजिंग इट टू डेटर द कंट्री कि भाई मत करो, मत यूज करो न्यूक्लियर. तो ये जो है, अगर आप देखते हो कि जब ये रिपोर्ट आती है कि 100 हुआ 200 हुआ, बेसिकली इंडिकेट ये करता है कि मल्टीपल एरियाज पे डिटरेंस करना जरूरी है. यू कैन नॉट यूज इट जस्ट फॉर योर बाउंड्री और फॉर योर एसेट. नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ अ लार्जर स्केल, क्योंकि डिप्लॉय करना पड़ेगा अलग अलग जगह पे, इसीलिए आप बहुत तेजी से ये वॉरहेड के नंबर्स बढ़ा रहे हो. दैट इज व्हाट चाइनाज इंटायर प्रोग्राम वुड बी अबाउट कि भाई यू नेवर नो, कल आर्कटिक पे हो जाए या कल साउथ चाइना सी हो या पैसिफिक आइलैंड हो, यू नेवर नो. तो अगर मल्टीपल एरियाज पे डिप्लॉय करना पड़े तो इसके लिए नंबर ऑफ वॉरहेड्स होना जरूरी है, एंड स्टेबल वॉरहेड्स, राइट. सो इसी वजह से दे आर पिकिंग अप पेस. एंड जैसे कि कहा है कि भाई एक ही डिकेड में ICBMs का नंबर भी मैच कर जाएगा यूएस के साथ. सो दैट इज अगेन गियरिंग अप दैट in a decade's time there could be conflict in multiple theaters. Okay, we move on to the next. ताइवान के प्रेसिडेंट लाई met the French parliamentarians and उन दोनों के बीच में ये बात हुआ कि stronger trade and energy cooperation रहेगा. So Taiwan and France will work closely to protect peace and stability in the Indo-Pacific. अभी लास्ट कुछ एपिसोड में मैं बार बार ये फोकस करवा रही हूँ कि भाई फ्रांस, चाहे वो मैक्रॉन के विजिट्स हों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, या फ्रांस का एक पुश हो रहा है कि वो एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेके आए, या अभी आप देखो ताइवान के साथ एंगेजमेंट हो रहा है, तो फ्रांस इज रियली एक्टिवली pursuing its Indo-Pacific policy. It is meeting with new partners. It is trying to push trade. It's trying to have more of security dialogues, trying to sell its weapons, basically having a presence in the Indo-Pacific region. This is interesting considering France इतने साल से actually नहीं था, यहाँ पे US का गेम था. Take a look at AUKUS और Quad. Post which France, AUKUS जब आता है तो France was kind of pushed out. It has taken France so many years to now rebuild and come back here. And based from its major hold of Reunion Island, it is basically starting to engage with these partners. Does that mean France is going to have a say in the Indo-Pacific? Yes. फ्रांस वॉन्ट्स टू काउंटर कि सिर्फ एक ही हेजिमॉन नहीं है यहाँ पे, यूएस, फ्रांस भी है, राइट. सो दैट इज द again a push for France to have a more international recognition, to have more of a wider playground for France's growth. That is what France is trying to do. आते हैं next news about World Bank, which has approved 34.5 million USD for job creation and green value chains for Bhutan. So again, this is just for GS2. So World Bank approved 34.5 million USD in financing for Bhutan, aimed at job creation and green value chains under a new government project. The acting World Bank country director for Bhutan said that the project will drive economic growth and enhance Bhutan's competitiveness in both domestic and export markets while ensuring environmental sustainability and carbon neutrality. ये 12,000 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट करने वाला है बाय सपोर्टिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स सेक्टर फ्रॉम सबसिस्टेंस इनटू मॉडर्न मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम. इसी चीज को ट्राई टू रीड इट अलॉन्ग विद द जेलेफो माइंडफुलनेस सिटी, जहां पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है. एंड जेलेफो माइंडफुलनेस सिटी इज समथिंग दैट भूटान इज ट्राइंग टू build as a new center, not only for trade but also for tourists, also to bring more investments into Bhutan. Now with this kind of an investment coming from World Bank, Bhutan is trying to really bring together a certain leverage in creating network or being part of the supply chain or creating basically a hub that will attract more tourists, will attract more trade without harming the ecology and or its traditions. Again, you should read these two things together ताकि आपको समझ में आए कि भूटान में चल क्या रहा है. आते हैं next news about Pakistan Prime Minister having a phone call with Mark Rubio, who is the US Secretary of State.
उस पर्टिकुलर फोन कॉल के जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बोला गया है कि भाई पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के बोल्ड लीडरशिप, राइट, बेसिकली इन नेगोशिएटिंग अ ट्रूस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने यह भी एक्सप्रेस किया है कि पाकिस्तान इज रेडी टू होल्ड टॉक्स विद इंडिया ऑन ऑल कंटेंशियस इश्यूज, एस्पेशली ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी. He is already also ready to talk about combating terrorism, but India is not interested unless Pakistan stops state-sponsored terrorism. हम क्या बात करने वाले हैं? वही बात होगा, वो बोलेंगे नहीं हमने पहलगाम नहीं किया है, आप प्रूफ दिखाओ, हम प्रूफ दिखाएंगे, वो मानेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में बात नहीं मानेंगे, तो बात क्या करना है? और कौन सा बात हमें, मतलब we'll reach, इतने सालों से तो बात कर रहे हैं, क्या मिला हमें? टेररिस्ट पे टेररिस्ट अटैक मिलता रहता है, और कितना बात करना है? दैट्स द क्वेश्चन नाउ. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम ये जो नरेटिव है कि उन्हें बात करना है, हमें नहीं बात करना है, इसे चैलेंज किया जाए, क्योंकि बात करने का टाइम जो था वो चला गया है। और जब बात करने का था तब लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, तो क्या बात करना है, राइट? आते हैं नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर शरीफ talking about the need of dialogue and diplomacy to put an end to the conflict. He also reaffirmed Pakistan's willingness to engage in efforts to or ceasing hostilities in the Middle East or the West Asian region. He actually urged for enhancing bilateral collaboration with the US in areas such as investment, energy, earth minerals, rare earth minerals, mining and IT. अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा फोकस करते हैं. Why is US suddenly quoting Pakistan? इतने साल से तो they were not interested to talk to Pakistan. इतने सालों से तो they were looking at India as the major defense partner, strategic partner, and all of this. What happened? Have they forgotten that Osama bin Laden was found in Pakistan? Suddenly क्या हुआ? Suddenly ये हो रहा है कि they need a partner in the region. They need a partner who's ready to go for a war. India is a great partner to US, but it's in our policy never to engage in a defense alliance or be ready to fight somebody else's war. हमने क्वाड के समय पे भी वी सेड नहीं बाबा, सब कुछ एंगेजमेंट करेंगे बट हम मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे, इसीलिए ऑकस बना था. वी हैव नेवर जॉइंड अ मिलिट्री अलायंस, हमारे पॉलिसी के खिलाफ है. सेकेंड चीज है कि हम लोग कभी भी वी आर नॉट रेडी टू फाइट एनीबडी एल्सेस वॉर. We were not there even for Afghanistan. We were there कि हाँ भाई terrorism, war against terrorism है, हम terrorism के खिलाफ हैं, but we were not supplying weapons to US or its allies when it came to Afghanistan. So India has never participated in these angles. Now, when the tension emerged because of Israel and Iran, US realized कि उनको एक partner चाहिए जो कि भाई उनके assets को या उनके asset को refueling के लिए वो protection दे या उनको जो मदद चाहिए. कौन होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में तो भरोसा नहीं है, हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल सकती है तो पॉलिसी भी बदल सकती है. तो इन अदर वर्ड्स भाई, इट्स बेटर टू बी विद द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान रादर देन विद एनीवन एल्स. तो इसीलिए टेक अ लुक एट द टाइमलाइन. सडनली यू सी अंडर डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान हैज बिकम अ ग्रेट अलाई. They're again talking about getting weapons, they're talking about investment, US investments coming in, they're talking about कि भाई हाँ पाकिस्तान अच्छा अलाई है and everything. Sudden change in the language, which basically indicates that कहीं ना कहीं यूएस के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में सडनली पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस वापस आ गया है. अब पाकिस्तान को मौका मिला है कि भाई एक बार चाइना से भी कुछ ले लें, क्योंकि अब ये पता चल गया है कि चाइनीज जो गुड्स हैं वो एक्चुअली में सिक्योरिटी फोर्स जो उन्होंने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे डिड नॉट रियली वर्क दैट वेल. सो क्या करना है? यूएस जो फ्री में दे रहा है उसको भी ले लेते हैं, because their policy is that they have to be armed to the teeth to combat against India, right? So in that case, they want whatever either China or US is giving, they are ready to accept both of them. So that is the reason why you take a look at it. Both the countries, that is China and US, are quoting Pakistan knowing that bhai ye dono ko if and when use kar raha hai, but Pakistan is doing a beautiful strategic balancing out here, again thinking of its interest, right? And if you look at the sentences that Prime Minister Sharif or Field Marshal Asif Munir is using, कि भाई हम ही हैं जो पूरे विश्व को टेररिज्म से बचा रहे हैं, हम ही हैं जो टेरर ग्रुप्स के साथ लड़ रहे हैं and all of that, basically indicating that they are the ones who need weapons, and if you want to fight against terrorism then they are the ones at the forefront.
So these sentences, the narrative that they're building is again a narrative that suits both the parties, and that's why they're doing it. यहाँ पे of course India के interests are going to be affected because of this. आते हैं next about a report by the UN that has been released by FAO and the World Food Program, which is basically hunger hotspots. ये जो रिपोर्ट आती है हर 5 महीने में आती है, एंड ये रिपोर्ट ने कहा है कि hunger will prevail in 13 global hotspots, especially in Sudan, Palestine, South Sudan, Haiti and Mali. So I just wanted to show you the map itself. ये मैप आया है जून टू अक्टूबर 2025 का. तो इफ यू टेक अ लुक एट इट, माली पे आया है, बुर्किना फासो में इतना नहीं है पर माली है, देन यू हैव सुदान, यू हैव येमेन. अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा सा पैलेस्टाइन को भी मार्क किया है, दे हैव मार्क्ड म्यांमार, they have marked Congo. So this is the map that has been there, जहाँ पे prevailing hunger hotspots की बात की गई है. अब reasons क्यों हैं? Obvious बात है कि भाई primary cause होगा conflict, economic shock and climate induced hazards. सबसे बड़ा जो होता है वो conflict ही होता है. Because of conflict you'll have refugee crisis. Because of refugee crisis you are going to have hunger hotspots. You're going to have अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. येमेन में कितने सालों से चले जा रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ हंगर, यंग किड्स दे आर डाइंग, people are getting affected, but the crisis continues. The world turns a blind eye. We are more interested कि हुतीस के पास क्या है, क्या चल रहा है. हम more interested है ईरान क्या कर रहा है, but we are not interested in fighting or combating against hunger. Right? Again, a problem with a realist perspective of the world, which is far more oriented towards weapons and war rather than these non-traditional security threats. आते हैं एक और important news पे. Russia has signed a strategic partnership with Indonesia. So again, रशिया का भी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़े जा रहा है इन द इंडियन ओशन और द इंडो पैसिफिक रीजन. एंड रशिया ने इंडोनेशिया के साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है उसमें यही बोला है कि वी वांट टू डीपन आवर रिलेशंस विद द ग्लोबल साउथ. So what China has been doing, Russia has also been doing, France has also been doing. So suddenly all countries want to be present in the Indo-Pacific. इतने साल से जो नहीं थे suddenly आ रहे हैं. US is now facing more and more challenges from different countries, from its ally like France, from Russia, and so on and so forth. And on the same day, Russia ने direct investment sign कर दिया है about 2 billion euro का, and it was again signed when the two presidents were there. आते हैं next news, which is about Iran. Now I just want to take a little longer time to discuss this. I have few important places that I want to discuss, few important narratives I want to point out, so that एक पूरी कहानी यहाँ पे clear हो. आते हैं पहले जो 22 जून के, I'm going to go back of course, start from exactly from 16th of June, but I want to come down to 22nd first. 22nd में US प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि US मिलिट्री ने 3 ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट को अटैक किया. कौन से हैं वो? एक है फोर्दो, दूसरा है नतांस और तीसरा है इस्फहान. 3 है, आई एम रिपीटिंग, फोर्दो, नतांस और इस्फहान. ये जो 3 है इसको बोला गया था दे आर गॉन एंड नाउ इज द टाइम फॉर पीस. उनके खुद के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ये जो था यूएस के एंगेजमेंट के लिए वो ये था कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करना है और न्यूक्लियर थ्रेट जो कि was caused by the world's number 1 state sponsor of terror उसको nullify करना है. So Trump thanked Prime Minister Netanyahu for working as a team, and उसके बाद Israeli Prime Minister Netanyahu congratulated Trump for his bold decision. Statement क्या है? History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. तो basically ये जो है, if you would have seen ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स में ट्रम्प ने कहा था कि रेजिम चेंज करना है, राइट? He was actually saying that हमें पता है कहाँ पे आयतुल्ला है and अगर हम चाहे तो we can attack him and go for a regime change. He also directly addressed the Iranians and said that it is time that we talk about make Iran great again. So he was actually advocating
through the social media that Iranians should support this attack and should go against the regime in Iran so that they can change and they can get another regime, and that will be making Iran great again. So there was not just the nuclear attack or nuclear facilities pe attack, but it was also done in the name of regime change. Now the regime change of course did not take place, but if you take a look whether it was the WMD of Iraq, जब WMD नहीं मिला तो सद्दाम हुसैन पे अटैक कर दिया था, या लिबिया पे डेमोक्रेसी लाने गए थे बट देन सडनली बिकेम कि गद्दाफी को हटाओ। हमेशा यूएस का जो भी अटैक रहता है वो अटैक रहता है बेसिकली उनको स्ट्रैटेजिकली कुछ हर्ट करना है। जब उनका प्लान ये फेल कर जाता है देन दे गो फॉर अ रेजिम चेंज। अब कोई भी एग्जांपल अफगानिस्तान उठा लो, इट इज ऑलवेज बीन दैट दे विल फर्स्ट गो एंड से कि वॉर अगेंस्ट टेरर, ओसामा बिन लादेन दे दो, नहीं मिला तो रेजिम चेंज करवा दिया। तो दिस हैज बीन द नरेटिव। जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज अटैक किया दे वांटेड कि भाई कोई भी तरीके से ऐसा ना हो कि ये वॉर हार गए, इसीलिए ऑलरेडी नरेटिव रेडी कर दिया था कि नहीं भाई रेजिम चेंज चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। So it's very important to understand this nuance here. It is just not the nuclear facilities, but also challenging the domestic government of Iran. That was the plan. ठीक है, अब ये वाला प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब आते हैं कि ये 3 लोकेशंस हैं क्या। जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जो कि माउंटेन ऑफ कोम, सिटी ऑफ कोम के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, ये सेंट्रल है ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए। ये फैसिलिटी जो है ये 2009 से ऑपरेशनल है और 2023 तक IAEA ने कंफर्म किया था कि 2700 सेंट्रीफ्यूजेस हैं इसमें, एंड इट हैज इनरिच्ड यूरेनियम टू लेवल्स अप टू 83.7। सो फोर्डो वाज द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी इन द एंटायर थिंग। प्लान यही था कि भाई ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है यही है जो कि वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहा है, ठीक है। So it was the only facility with near weapon grade uranium, just short of the 90% threshold. And for Fordo, because वो एक mountain के अंदर है, it was deep inside the mountains, Fordo required bunker buster bombs, the B2 bombs, और ये B2 bombs सिर्फ US के पास थे। तो इसी वजह से even though इसराइल ने पहले अटैक करना शुरू कर दिया था, it required US intervention to actually destroy the Fordo. The idea was अगर Fordo नहीं डिस्ट्रॉय हुआ तो ईरान तभी भी एज अ बैकलैश कैन गो अप टू 90% थ्रेशोल्ड। सो द इंपॉर्टेंट वाज कि भाई यहां पे यूएस का इंटरवेंशन हो। इनिशियली यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रम्प वाज हेजिटेंट, इट वाज नॉट रेडी टू जॉइन इजराइल टू अटैक ईरान, बट देन व्हाट हैपेंड कि जब देखा कि नहीं इजराइल वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड ऑन बट नहीं हो पा रहा था फोर्डो में, देन इट वेंट अहेड एंड यूज्ड द B2 bombs टू अटैक और डिस्ट्रॉय द फोर्डो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। आते हैं अभी तो यहां पे एज आई सेड कि भाई दिस वाज द मेन एरिया। अब आते हैं दूसरे नातांज पे। ये ईरान का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट हैज हैपेंड अप टू 60%, स्लाइटली लो, 90% थ्रेशोल्ड से काफी कम है, एंड द फैसिलिटी हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 2003, 250 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ तेहरान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, नातांज होल्ड बोथ कमर्शियल फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट एंड द पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। 3 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं इस पे। अब तीसरा क्या है, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि है सेंट्रल ईरान में, एंड इट इज द हार्ट ऑफ ईरान्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। द फैसिलिटी ट्रांसफॉर्म्स रॉ यूरेनियम इनटू यूजेबल न्यूक्लियर फ्यूल। द न्यूक्लियर थ्रेट initiative describes Isfahan as Iran's largest nuclear research complex and multi-purpose research center, suspected of being the center of a secret Iranian nuclear weapons program. इस पे अभी आएंगे कौन सा secretive है, I have also talked about that. ठीक है, तो ये 3 है इंपॉर्टेंट। आपका फोर्डो था जिसके लिए यूएस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी था। अब what was the statement that was given by Donald Trump, आते हैं उस पे। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो 3 की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं वो टोटली ऑब्लिटरेटेड हो चुके हैं मिलिट्री स्ट्राइक से। बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैव बीन यूज्ड, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू एग्जैक्टली क्या हैं।
which is basically GBU-57 massive ordnance penetrators, also known as the bunker buster bombs. ये बॉम्ब 3000 किलोज के होते हैं and can go as deep as 18 meters in concrete or 61 meters in earth before exploding. ठीक है, ये जो 6 B2 बॉम्बर्स हैं ये दिएगो गार्सिया में डिप्लॉय किए गए थे मार्च के महीने में 2025. दैट मींस द प्लान हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. इतना इमीडिएट अटैक नहीं था ये जिस तरीके से लगा था. मार्च महीने में अकॉर्डिंग टू अ बीबीसी रिपोर्ट ये ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया था. ये 6 जो B2 बॉम्बर्स थे, यूएस ने इन बॉम्बर्स को गुआम में शिफ्ट किया था 21 जून को. उसके बाद अब B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है कहा जाता है कि दिएगो गार्सिया से इट इज इनफ, द डिस्टेंस इज इनफ टू अटैक फोर्डो, एंड इसी वजह से दिएगो गार्सिया चूज किया गया था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव जस्ट गिवन यू द एंटायर थिंग. ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, एंड यूएस के पास आज के दिन में सिर्फ 21 B2 बॉम्बर्स हैं. बीबीसी ने ये बोला है कि यूएस इसी बॉम्ब को यूज किया होगा फोर्डो को अटैक करने के लिए, एंड ये जो किया है ये दिएगो गार्सिया के लोकेशन से किया गया है. ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट. अब आते हैं जो कहानी कहां से शुरू होती है जिसके बेसिस पे यूएस इन्वॉल्व होता है, वो है IAEA का रिपोर्ट. IAEA का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था टू मेंबर स्टेट्स, इट स्टेटेड ईरान कैरीड आउट सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज विद मटेरियल्स नॉट डिस्क्लोज्ड टू द एजेंसी at 3 locations that have long been under investigation. ये रिपोर्ट रिक्वेस्ट करता है by the IAEA 335 Nation Board of Governors नवंबर लास्ट ईयर में कि भाई something has to be done about it. A day before Israel launched its military strikes against Iran, IAEA के बोर्ड ने डिक्लेयर किया Iran is in violation of its non-proliferation obligation. This is IAEA's first such finding. पहला finding है IAEA का. In nearly 2 decades, Reuters stated that the decision follows the culmination of several festering standoffs between IAEA and Iran, which have worsened since President Trump withdrew the US from the nuclear deal between Tehran and major powers. तो IAEA का जो Director General है, he identified Isfahan as the location of a uranium enrichment plant that Iran would soon open in retaliation. ठीक है? He also said that the UNSC should have a proper plan in action. So imagine the timeline. Already November last year में रिपोर्ट में आ चुका है कि ईरान कुछ कर रहा है इन न्यूक्लियर एनरिचमेंट के नाम पे, एंड IAEA के कुछ एक सीक्रेट रिपोर्ट के बेसिस पे सारे मेंबर कंट्रीज को बोल दिया गया था कि भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. फाइनली बिफोर इजराइल अटैक्स, अ डे बिफोर, IAEA कहता है कि भाई नहीं, there is something going on and Isfahan और फोर्डो में हो रहा है, and the next day Israel attacks. Look at the timeline. So November it happens, March US moves its B2 bombers, and then a day before Israel attacks, it's there. You think Israel had so much of planning कि एक दिन में they are ready to go and attack Iran? It must have been coming. These reports would have been leaked. These reports would have indicated एक कहानी बनाई जा रही है ताकि जिस दिन इजराइल अटैक करे इस कहानी के बेसिस पे लेजिटिमाइज हो जाए. इसी चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आते हैं नेक्स्ट. तो व्हाट हैज बीन हैपनिंग बिटवीन इजराइल एंड ईरान. 13 जून को इजराइल लॉन्च्ड एन एयर एंड ड्रोन स्ट्राइक ऑन ईरान सेंट्रल न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी इन नातान्स, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविलियन हेडक्वार्टर्स. उसमें कई सारे ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं उनको मारा गया है, एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे एज लॉन्ग एज इट हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू रिमूव दिस थ्रेट. उसके बाद 14 जून को ईरान ने सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए अगेंस्ट इजराइल्स डिफेंस स्ट्रक्चर्स, एंड जो कि तेल अवीव और जेरूसलम में लैंड भी किया था. तो उस समय पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा कि सिटीजंस ऑफ ईरान विल पे अ हेवी प्राइस. तेहरान विल बर्न इफ ईरान डज नॉट बैक डाउन. 16 जून को ईरान के मिसाइल्स ने तेल अवीव और हाइफा को स्ट्राइक किया. ऑन दैट डे 8 पीपल वर किल्ड एज वेल एज देयर होम्स वर डिस्ट्रॉयड. And then again Israel attacked, then Iran attacked a missile attack on 17, and दोनों के बीच में मिसाइल एक्सचेंजेस हुई थी. And this continued 18 जून को भी आयतुल्ला अली खमेनी ने कहा कि ईरान will not accept Donald Trump's call for unconditional surrender, and it continued till 22nd when US joined.
the Israeli assault and obliterated Iran's main nuclear sites. ये जो नतान्स, ये जो मैंने 3 नाम दिए थे, फोर्दो, नतान्स और इस्फहान, इनको अटैक किया, खत्म कर दिया इनको। उसके बाद जाके ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। जब ये 3 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को खत्म, न्यूक्लियर एरियाज को खत्म कर दिया गया है, उसमें अगेन 3 टेकअवेज। पहला, इट ब्रिंग्स द यूएस डायरेक्टली इनटू द मिलिट्री स्ट्राइक्स बाय इजराइल। जो इजराइल ईरान वॉर था, अब सडनली यूएस का इंटरवेंशन आ गया है। अब इसमें, as I said, it was not just for the nuclear areas, also it meant, it called for a regime change. Second, US-Iran direct military confrontation. टेंशन जरूर था, बट यूएस ने इस तरीके से कभी भी इजराइल और ईरान के बीच में या कोई ऐसा एरिया जहां पे the war has been going on. You look at the last 10 years and US has never really entered into the war like that. But this time it did. And that is where a lot of people have said कि भाई US खुद आया, war किया, बोला let the boys fight, and then they said कि अब ceasefire हो गया. It basically controlled the entire conflict for its own purpose. ठीक है? तो कई बार न्यूमरस अमेरिकन कोवर्ट एक्शंस हुई हैं, बट लास्ट जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। लेटेस्ट स्ट्राइक इज सिग्निफिकेंट, द अटैक इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। ये ईरान के न्यूक्लियर ऑफ कोर्स एंड इयर्स ऑफ रिसर्च को पूरा एकदम डिस्ट्रॉय तो कर ही लिया है, बट इट हैज ऑल्सो सेड or it has also shown that it is ready to support Israel's narrative against Iran. Third, ये जो American involvement है, which basically indicated the hegemon can also use hard power. इतने सालों से वो चीज missing था. They were involved in Kitpit movement and everything, but the last time they went on a war was Afghanistan. उसके बाद से नहीं. And suddenly this intervention indicated that the hegemon still has the teeth to bite. It was again an indication that it is ready to fight for, again, the rule-based order it has been setting in. Okay, next, 4th point पे आते हैं, the pressure on Iran. By targeting the nuclear sites, ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है या जो न्यूक्लियर प्लान है वो अभी कुछ दिन, सालों के लिए तो पॉज आ गया है, बट अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान कंप्लीटली छोड़ देगा अपना न्यूक्लियर ड्रीम। अब ईरान इसको और तेजी से करेगा और अभी बना बनाया बॉम्ब लेके आएगा कहीं से, right? It is no longer going to go for that 60-70%. It already has that research, it already has people who have done that, so it is now just a matter of time. So it's if somebody has built a Taj Mahal and it has taken him, let's say, 10 years to build that, and you destroy it, it will maybe take him another 10 weeks to make a replica of it, because now he knows what are the challenges, now he knows how to make it faster. तो इसीलिए एक जमाने में उनको ना, if you have read the Mughal history, they were made blind and their hands were cut ताकि वो replica ना बना पाए. And in the case of Iran, major revolutionary guard corps commanders were killed, but not people who were directly involved in it. So what Iran has to do is basically get everything back and just speedily do it under secrecy, which it will do in some time. This time around, it's going to be highly more dependent maybe on China and Russia, even North Korea, to get a bana banaya bomb. Okay? So this is going to happen. Now, last job I wanted to come in was that US military superiority and vulnerability. ये जो US ने B-2 bombers किए हैं, यहाँ तक दिखा देता है कि despite US having allies in Saudi Arabia and other countries, it really lacks a partner in the region. It had to finally use Diego Garcia, which is far away. Right? It was able to pull it off, but agar direct confrontation hota hai, it needs a partner. That's the reason why you will see Pakistan becoming important. It has assets in Qatar, it has assets in Saudi Arabia, but it was not able to mobilize those assets. So this is the time for US to go back to the drawing board and figure out कि अगर कल फिर से ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, कहाँ से एसेट मूवमेंट किया जाएगा, एंड किन किन कंट्रीज का सपोर्ट मिलेगा. So for the US also, this was a test board जहाँ पे एटलीस्ट इनको पता चला कि उनका सुपीरियरिटी कहाँ पे है और वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है, एंड दोनों का जज करके दे हैव टू कम विद अ बेटर प्लान. सो यू विल सी अ लॉट मोर एंगेजमेंट बाय यूएस इन दिस रीजन विद डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट इफ there is again an escalation, it would need partners.
So I will not be surprised in some time कि IMEC फिर से शुरू हो जाए. I will not be surprised if suddenly another country like Saudi Arabia is given a nuclear bomb by US and says कि भैया आप nuclear enrichment क्यों ना शुरू करो? Why are you not, kind of becoming my friend and ally in the region? There could be multiple things that happen in Middle East at this point of time. Why? Because US has understood that it lacks a partner in this region. It does not have an ally which is going to go for a war. अब आते हैं अगले न्यूज. DRC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रुआंडा के बीच में जो इतने साल से चल रही है वॉर, उसके बीच में भी पीस लेके आया है यूएस. तो यूएस लेड पीस डील अब फाइनली साइन हो चुका है, जिसके वजह से सीज फायर हैज बीन डिक्लेयर्ड. So on 27 June, Democratic Republic of Congo and Rwanda signed a peace deal in Washington, ending the ongoing violent conflict in eastern DRC's North and South Kivu provinces. According to the US-led deal, both parties have agreed to a cessation of hostilities and respect the territorial integrity. The deal additionally calls for disengagement, disarmament, and conditional integration of armed groups in eastern Congo. And the return of refugees and displaced people. The agreement includes a framework for the US to expand foreign trade and investment derived from regional critical mineral supply chain to link both countries in partnership as appropriate with the US government and US investors. सारा गेम अब मिनरल्स का ही है. मिनरल सप्लाई चेन्स के वजह से अब सब जगह पीस भी होने वाला है, वॉर भी होने वाला है, ट्रेड डील्स भी हो रहे हैं. The US President Trump stated, "Today the violence and destruction come to an end and the region begins a new chapter of hope and opportunities." Trump described the deal as a glorious triumph. DRC's presidential office stated, another diplomatic success of President Felix Tshisekedi, certainly the most important in over 30 years. अब इसमें 3 again takeaways. पहला, a brief background to the conflict. ये conflict Eastern DRC between Rwanda, DRC and several armed groups के बीच में चल रहा है. 3 decades से चल रहा है ये. Rwanda and DRC accuse each other of supporting the rebels against each other. This decade-long conflict is over territorial control, access to mineral resources and trade networks, regional and political influence, and ethnic rivalry. January महीने में the conflict escalated when the Rwanda-backed M23 rebels captured the regional capitals of North and South Kivu provinces, Goma and Bukavu. The conflict has killed more than 7,000 people and displaced 1 million since the recent escalation. Second, the path towards the peace deal. Initially, the peace mediations in eastern DRC have been led by Angola. However, Angola's efforts for direct talks between M23 and the DRC in the month of March were unsuccessful when M23 withdrew at the last moment. In March, Qatar successfully hosted ceasefire talks between DRC's president and Rwanda's president. However, the agreed ceasefire remained redundant as M23 was not involved in the discussions. The ceasefire conditions were unclear and M23 had less incentive to withdraw. In April, Qatar mediated a truce between M23 and DRC after direct talks in Doha. Qatari-led truce laid the foundation for peace mediation before the US took the lead. Third, आते हैं role of US पे. In the month of March, DRC proposed a critical mineral deal with the US in return for security assistance to combat rebellion in eastern DRC. Although historically the US has been hesitant to provide any military assistance to the DRC over human rights allegation, DRC being the largest supplier of cobalt and a major producer of lithium, tantalum and uranium, the US was convinced. And for Congo, the deal will diversify its mineral sectors away from the Chinese domination. The US-led mediation began when the US envoy to Africa, Masad Bulus, visited Rwanda and the DRC in April and brought the warring parties to sign the Declaration of Principles on Mutual Respect for Sovereignty, Territorial Integrity, National Unity and Peaceful Settlement of Disputes. So basically, again, as I said, critical minerals की बात है, इसी वजह से US आया है और peace deal हो भी गया है. आते हैं कुछ और न्यूज पे. China has warned the Philippines against hosting a US missile system. 27 जून में चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने फिलीपींस को अक्यूज किया है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिस्ट्रक्शन बाय इनकरेजिंग द यूएस मिसाइल सिस्टम एंड फिशिंग इन साउथ चाइना सी. अब फिलीपींस का आपको पता ही है कि आज के दिन में यूएस का बड़ा शौक है कि क्वाड को आज के दिन स्क्वाड किया जाए, जिसके अंदर पे फिलीपींस को लाया जाए. एंड फिलीपींस को क्यों लाया जाए अब पता चल रहा होगा आपको कि यूएस मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगाने का बड़ा शौक रखता है यूएस. ठीक है,
So China sent the message after Philippines hosted the US Army Typhoon missile and the Nemesis anti-ship system in northern Luzon and Bataan. The ministry spokesperson responded that Manila is bringing wrath to its home by aligning closely with US and undermining regional stability, and basically said Philippines ko ye nahi karna hai. So again, US is dividing, just like China has been dividing, US bhi wahi game khel raha hai, and that is where Philippines ko warning diya gaya hai. दो और न्यूज पे आते हैं. ताइवान बेसिकली क्या न्यूज है, चाइना ने क्रिटिसाइज किया है Taiwanese President Lai के remarks on sovereignty. On 24 June, China criticized Taiwan's President William Lai's speech encouraging division between the mainland and the island. Lai ने describe किया है Taiwan को as a country and spoke of its historical path. He claimed that China lacks legal or historical support for its sovereignty claims over the island. China's state media called his remarks full of errors and accused him of spreading false ideas. People's Daily stated that the speech was full of various factual errors and historical fallacies and was highly provocative and harmful. Beijing's Taiwan Affairs Office stated that Lai intentionally distorted history to promote Taiwan. So basically Taiwan और China के बीच में Taiwan as a country होने के claim के ऊपर चल रहा है अब विवाद. आते हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में. अगेन मैं हमेशा कह रही हूं, अभी जो रिसेंट चीज ऑब्जर्व करने के लिए है, इट इज द एक्चुअल स्प्लिटिंग ऑफ आसियान. इतना स्ट्रॉन्ग रीजनल कोऑपरेशन था आसियान का, बट उनका प्रॉब्लम था इकोनॉमिक फोकस ओनली. पॉलिटिकली वो कभी भी कुछ रिजॉल्व कर नहीं पा रहे थे. यही वैक्यूम में चाइना ने इतना अच्छा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला है कि आज के दिन पूरा आसियान इधर उधर हो चुका है. चाहे आप देखो लाओस का डिपेंडेंसी ऑन चाइना, चाहे देखो चाइना एक जमाने में कहता था कि थाईलैंड में क्राक कनाल का इन्वेस्टमेंट करेगा, आज वो नहीं कर रहा है. फिलीपींस को धमकी दे रहा है. So it now basically all the ASEAN members have got split and their approach towards China has also got split. There are countries which are anti-China, there are countries which are pro-China. There are countries which are also welcoming other countries like France and US. So now, earlier it was one unit with the divide and rule policy played by the major players, external players. ASEAN अब पूरी तरीके से split की तरफ चला जा रहा है. कंबोडिया ने all imports from Thailand, जो इकोनॉमिक पिलर था, उसको भी अभी डैमेज करना शुरू कर दिया है. कहा है कि भाई हम कोई इंपोर्ट्स नहीं लेंगे थाईलैंड से. 22 जून में कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉज किया है ऑन ऑल फ्यूल इंपोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड, इफेक्टिव इमीडिएटली. किस बारे में? Over what issue? Border disputes. Both countries have had disputes for following the exchange of fire in the Emerald Triangle region, resulting in the death of a Cambodian soldier. The ban is also imposed on fuel, natural gas, meat and alcohol. He added that all energy companies will be able to import energy from other sources, and he also urged the people not to travel to Thailand unnecessarily and the Thai people in Cambodia to avoid protest areas. So basically the situation is really getting bad between Cambodia and Thailand. As I said, the ASEAN unity is in danger. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, पाकिस्तान के में. India should engage with Pakistan as a civilized nation, has Chief of Army Staff ने कहा है. तो 18 जून में आसिफ मुनीर ने कहा है कि India should engage with Pakistan as a civilized nation rather than trying to impose its hegemony on the nation. Oh really? Correct? During an interaction with the Pakistani American community, during his visit to the US, he highlighted Pakistan's support for Iran in its war with Israel, while backing US efforts to end the conflict. Again, पाकिस्तान का पॉलिसी इमेजिन, एक तरफ बोल रहा है कि हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस में विजिट करते हुए ये बोल रहा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट what the real image is, what the real picture is. एक जगह पे if you are sitting in US and saying we support Iran, come on, a country that is already in war with Iran, and you are sitting there and saying no. So you can, and this kind of statement is being approved also. So you can very well imagine what is Pakistan playing, and वहां जाके इंडिया को बोल रहा है कि it is imposing its hegemony, it should behave like a civilized nation. And as I've already talked about it, Pakistani Prime Minister has talked with Mark Rubio and वही बात किया है कि भाई Indus Water Treaty. So basically, Pakistan wants the Indus Water Treaty to be discussed. उसके लिए it wants US to put pressure on India.
and that is why it is doing all this. Okay, directly it is not able to communicate because there are no channels of communication at this point of time. So it wants US to intervene and pressurize India to talk about the Indus Water Treaty. That is what the main agenda is at all, basically during all of these meetings right now. आते हैं दूसरे न्यूज पे. Russia has launched the massive aerial weapon attack. 29 June में Guardian reported that Russia launched more than 500 aerial weapons across various places in Ukraine. Ukraine के Air Force ने कहा है कि Russia launched 477 drones, 60 missiles. Of the 477, 475 were destroyed and basically attacked several regions in the front lines and western Ukraine. जब हमें लग रहा था कि एक पॉज आ चुका है रशिया यूक्रेन के बीच में, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ a kind of a pause, a status quo that is being maintained, and there will be talks on this line. But yahi cheez that has been again nullified by Russia with this attack. Russia has gone ahead and attacked again a big aerial attack. But again उसके बाद आप देखोगे कि अब फिर से बज़ खत्म हो गया क्योंकि पूरा का पूरा world gave its attention on the Israel-Iran talks. Right now again the world is looking at what is happening with the trade. So the focus of the world has been shifting. The world is tired of the Russia-Ukraine crisis. It is very difficult to sustain the, the sympathy, the attention of the world on that crisis for so many months, actually years now. तो वो कहीं ना कहीं वो पॉज पे आ ही जाएगा. पॉज पे आ गया तो उसके बाद सीज फायर चांसेस होने के अगेन टॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So we are actually moving towards that. But Russia also does not want to have these talks unless it gains some certain assurances. One of the assurances is to get the Donbas region, and Ukraine does not want to lose a region. Imagine, because when you lose a region, you have basically lost the war. इतने साल से अगर आपने रशिया को रोक के रखा हुआ है, why would you want to give that region away? And Russia does not want to leave the war without Donbas because ये फिर से हो सकता है. इतने साल से जब they have been fighting for a cause, अब छोड़ देंगे तो you never know when Ukraine will again go and join NATO, and that is one thing that Russia is there. So they are right now in a path where pause or ceasefire could be detailed out, but a lasting peace is yet to be seen. We come to Lithuania. Lithuania has signed a security alliance with Philippines. So Lithuania is right here, Baltic Sea ke paas hai. So on 1st July, Lithuania and the Philippines signed a security alliance amidst growing aggression by Russia and China. This MOU was signed between Lithuania and the Philippine Secretary of National Defense to foster defense cooperation, particularly in cybersecurity and defense industries. It covers munition production and addressing maritime security. The Lithuanian leadership has described Lithuania's alarm over an emerging authoritarian axis of Russia, China, North Korea, and Iran. And she said that ये जो axis हो रहा है, ये authoritarian states are cooperating. They are cooperating far more efficiently than democratic states. And that is what her argument is कि भाई इनके बीच में एक alliance create हो रहा है. और यहाँ पे आप देखो कि भाई ना NATO alliance तक ढंग से कर पा रहा है, ना कोई और country इस particular authoritarian countries के खिलाफ आगे आ पा रहा है. ठीक है? So that is where Lithuania has taken a step to sign the security alliance with Philippines. With this, we'll come to an end. I know it's been a long episode, too many things to cover. I hope you have been taking notes. If you have any doubts, feel free to reach out. I'll see you in the next video. Till next, bye.